नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, भारतीय अर्थव्यवस्था में यश कुमार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और इस समय मैं प्लानिंग कमीशन के बारे में बतला रहा हूं। आइए प्लानिंग कमीशन का दूसरा भाग हम लोग देखते हैं। भारत में कौन कौन सी योजनाएं चली थी और कब चली थी। पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इससे पहले मैं बतला दूं आप लोगों को, भारत में जो पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, यह मॉडल रसिया से लिया गया था। रसिया को पूर्व में 1990 से पहले, जब तक रसिया का यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ था, तब उसे यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था। उसके बाद 10 कंट्रियां जो सेंट्रल एशिया में हैं वह अलग हुई। उसके बाद उसे वर्तमान समय में रसिया के नाम से जाना जाता है। और उस समय यूएसएसआर में एक प्लान था जिसे घास प्लान के नाम से जाना जाता है। घास प्लान जो था वह विश्व में जितनी भी योजनाएं चल रही थी उस समय, उसमें सबसे सफल योजना थी, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट जो था, ग्रोथ रेट 10% से ज़्यादा था, डबल डिजिट ग्रोथ रेट था। और यह बहुत ही विश्व में सफल योजना के रूप में देखी जाती। इसीलिए इसी मॉडल को हम लोगों ने अपने भारत में अडॉप्ट किया और वहाँ पर 10 वर्षीय योजना थी, जबकि हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। आइए हम लोग पहला 5 ईयर प्लान देखते हैं। पहला 5 ईयर प्लान, चूँकि आप लोगों को पूर्व में बतला चुका हूँ कि 28 मार्च 1950 यह डेट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस डेट से प्लानिंग कमीशन कार्य करना प्रारंभ किया था। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाता है और इस दिन से कार्य करना चालू करता है। और एक वर्ष 3 दिन बाद यह पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च होती है। इसका कार्यकाल जो था, ड्यूरेशन था, यह 1951 से लेके 1956 तक था। 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 था। और यह डोमर मॉडल पर आधारित था। हैरड डोमर बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया, GN = GW = G। यह ग्रोथ के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। यह नेचुरल ग्रोथ है, यह वारंट है, जबकि यह हम लोग जो प्राप्त करते हैं वह है। तो इसी आधार पर, इनके मॉडल के आधार पर हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह हमारा विशेष फोकस जो था वह कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। और हम लोगों का जो टारगेट था वह टारगेट 2.1% का था। आज के समय में आप देखेंगे तो विश्व की जो ग्लोबल ग्रोथ है, वैश्विक जो समृद्धि है, वह 2 या 2.3 के आसपास चल रही है। जबकि हम लोग उस समय इतना कम ग्रोथ रखने के पीछे कारण था कि हम लोग आर्थिक विकास के क्षेत्र में अभी शुरुआत कर रहे थे, इसलिए हम लोगों को एक छोटा ग्रोथ रेट लिए। और यह औसत विकास दर जो 5 वर्षों के दौरान जो प्राप्त हुआ था वह 3.6% प्राप्त हुआ था। और यह बहुत ही सफल योजना के रूप में मानी जाती है, क्योंकि उस समय बारिश और अन्य चीज़ें बहुत अच्छी तरह हुई और फसल भी बहुत काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। तो इसलिए इस योजना काफ़ी सफल मानी जाती है। और एक चीज़ आप लोगों को यहीं पर बतला दूं, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे शार्ट भाषा में एनडीसी भी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन जो स्थापना किया गया था यह 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और यह केसी नियोगी समिति के आधार पर किया गया था, जिसके रिकमेंडेशन पर योजना आयोग का गठन किया गया था। उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर आपका एनडीसी का गठन किया गया था। और एनडीसी यह डेट हमेशा कई परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में यह पूछ देता है कि एनडीसी का गठन कब किया गया था। आप
पीसीएस के पेपर उठाकर देखेंगे तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि एनडीसी का गठन कब किया गया था। और इसमें भी उसी तरह बॉडी होती है, प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, और यही जब पंचवर्षीय योजना को अप्रूव कर देती है तो वो अप्रूव के बाद वही योजना लागू होती है। उससे पहले जो होता है वो ड्राफ्ट के रूप में लागू होता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक थी, और यह पीसी महलनोबिस मॉडल पर, इसे नेहरू महलनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इसी समय 1956 में दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, और इसमें सबसे बड़ा जो बल दिया गया था वो पब्लिक सेक्टर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया था, और इसी समय आपका पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। फोकस हमारा जो था कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और इसमें भारी उद्योगों पर विशेष, इस पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ही था भारी उद्योगों की स्थापना। आप देखेंगे 1956 से लेके जितनी भी बड़े बड़े उद्योग थे, राउरकेला, इन सब का स्थापना उसी समय हुआ था, और उस समय इसका लक्ष्य जो था वह 4.5% रखा गया था, जबकि हम लोग औसत विकास दर 5 वर्षों में जो अचीव किए थे यह 4.1% था हमारा। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना हमारा जो था 1 अप्रैल 1961 से लेके 66 तक चला था, और इसी समय 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले सबसे बड़ी घटना जो हुई थी, भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, और इसके बाद जो होता है आपका 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और यह युद्ध हम लोग जीत लेते हैं, और इस युद्ध में हमारा बहुत ही सिचुएशन खराब हो जाता है। और यह तीनों चीज़ें जो होती हैं, घटित होती हैं, यह हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में होती हैं, और इस समय सूखा, अन्य चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में भारत के दिखाई देती हैं, और जिसके चलते बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पर। और हम लोग जो विकास दर रखे थे 5.6% का, उसके जगह हमें ग्रोथ रेट जो अचीव होता है औसत, यह 2.5% प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग सर्वाइव उस समय योजनाओं को लंबे खींचने के मूड में नहीं थे। ऐसी स्थिति आ गई थी, महंगाई अपने चरम सीमा पर थी, अस्त व्यस्त सारी चीज़ें थी, क्योंकि 2 युद्धों से हम लोग गुजर चुके थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं योजना अवकाश, इसे वार्षिक योजना के रूप में भी जाना जाता है। 1966 से लेकर 69 तक चला था, यह 3 वर्षों के लिए चला था। आप इसको याद रखिएगा, मैं आगे आपको पुनः इसको रिकॉल करवाऊंगा। और यह वार्षिक के रूप में लागू की गई थी, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा बजट नहीं था, कंडीशन उस समय काफ़ी ख़राब था, तो इसलिए हम लोगों ने इसे वार्षिक योजना के रूप में लॉन्च किया था 3 वर्षों तक। 3 वर्षों के बाद 1969 में पुनः हम लोगों ने 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक हम लोगों ने चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू किया, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह कृषि सिंचाई, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता था। हमारा मेन फोकस था कि हमें इरिगेशन पर, एग्रीकल्चर इरिगेशन पर ध्यान देना, और विकास पर ध्यान देना है, और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना। इसमें हम लोगों ने अपना ग्रोथ रेट जो रखा था वह हमारा 5.7% था, जबकि हम लोग अचीव किए थे 3.3%। 3.3%, चूँकि
इसी समय 1971 की युद्ध होता है पाकिस्तान से, जिसमें बांग्लादेश अलग होता है, एक नए राष्ट्र के रूप में उसे मान्यता मिलती है। और उसमें उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उस समय वहाँ पर बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उसमें वहाँ बहुत अव्यवस्था फैल गई थी। वहाँ पर जो वर्तमान समय पाकिस्तान है, यहाँ के लोग वहाँ पर जाकर अपनी उर्दू को थोपते थे और बंगाली लोगों से दुर्व्यवहार की भावना रखते थे। इसीलिए बांग्लादेश के लोग भारत के तरफ मूव करने लगे और भारत की सीमाओं में आने लगे। फिर उसके बाद भारत सरकार ने इस चीज़ से निपटने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी, अमेरिका से, सभी मना कर दिए उस समय। लेकिन रसिया हम लोगों के साथ खड़ा रहा, तभी से हमारा रसिया बहुत ही बड़ा अलायंस, हमारा पार्टनर के रूप में बन गया। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। और उसी समय 1971 में, चूँकि कुछ न्यूज़पेपर में यह मेंशन होता है, जब इंदिरा गांधी कई देशों की यात्रा करती हैं, उनको नकारात्मक, पश्चिमी देशों से नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं, कई जगह तो अपमान वैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो रसिया में जाती हैं तो वहाँ पर एक समझौता होता है। उस समझौता के तहत यह मेंशन किया जाता है कि भारत पर हमला हुआ रूस पर हमला माना जाएगा। और उसी के तहत 1971 में जब पाकिस्तान के लिए वह हिंद महासागर से अमेरिकी नौसेना चलती है, तो उसके पीछे पीछे आपका रसिया की भी नौसेना चल देती है कि अगर यह भारत पर हमला करते हैं तो पीछे से हम भी इन पर हमला करेंगे, एक सेफ्टी गार्ड की तरह। और उस समय की कंडीशन बहुत ही वैसी वर्थ कंडीशन थी। लेकिन अमेरिका जब तक पहुंचता हमारी सीमाओं तक, उससे पहले ही भारत की प्रधानमंत्री बहुत ही कूटनीतिक पूर्व से यह युद्ध में विजय की घोषणा करते हुए और आत्मसमर्पण पर वहां सिग्नेचर करा देती हैं, और जिससे कि हमारा बांग्लादेश जो वर्तमान समय में है, जहां की राजधानी ढाका है, वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो जाता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन था 1974 से 1979 तक था। 1979 तक था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, यह जन स्वास्थ्य एवं गरीबी उन्मूलन था। उस समय गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। आप देखेंगे जब यह योजना अवकाश 1 साल का आता है, उस समय चुनाव होता है। चुनाव के समय गरीबी हटाओ एक नारा के रूप में दिया गया था, और छठवीं पंचवर्षीय योजना में यह मुख्य, यहाँ पर यह नारा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के में यह मुख्य उद्देश्य बन जाता है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, यह लक्ष्य था 4.4% का, जबकि हम लोग अचीव किए थे 5% अचीव किए थे। और इसी समय 1975 में 25 जून का समय है, 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू हो जाता है। और आपातकाल के पीछे कई राजनीतिक कारण थे, और उसमें जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तत्कालीन, उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित करने के संदर्भ में। और उस समय जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल के बाद 2 साल तक यह आपातकाल लगता है और लगा रहता है। उसके बाद जब आपातकाल हटता है तो फिर चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद जनता पार्टी सरकार आती है। जब सरकार आती है तो इनकी सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है। और वहाँ पर नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। और पुनः फिर 1 साल कुछ महीने सरकार चलती है, और वह सरकार फिर गिर जाती है। जनता पार्टी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जब वह सरकार गिर जाती है तो इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं। जब पुनः प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं तो यह जो 77 में योजना ख़त्म कर दी गई थी, 78 में, उसको 1 साल तक और बढ़ाकर 79 तक उसे मान लेती हैं पंचवर्षीय योजना, और 1 साल तक योजना अवकाश हो जाता है। 1 साल का योजना अवकाश हो जाता है। 1979 से 1980 तक योजना अवकाश जब होता है तो यह पहले का 3 योजना अवकाश और प्लस 1 1969 से 1966 से 1969 तक और 1979 से 1980 तक, टोटल 4 वर्ष हुए।
और आगे देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी यह 1980 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चलती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि उद्योग एवं गरीबी उन्मूलन था। इसमें भी मुख्य फोकस बन गया था गरीबी उन्मूलन, चूँकि पाँचवीं ही पंचवर्षीय योजना से हमारा मुख्य फोकस होने लगा था गरीबी उन्मूलन। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.2% का था, और हम लोग अचीव जो किए थे वह 5.4% अचीव किए थे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ कि 1978 से 1983 तक जो नई योजना लागू होती है छठी पंचवर्षीय योजना, इस योजना में जनता पार्टी सरकार में रहती है। इसी समय एक आता है हम लोगों के यहाँ रोलिंग प्लान। इसका विश्व में जी मिलान ने इसको दिया था, इसका कंसेप्ट दिया था। और इसका तात्पर्य है कि जब कोई भी योजना अगर लॉन्च की जाती है तो उस योजना का मूल्यांकन किया जाए, और मूल्यांकन करने के बाद पुनः उसको नए सिरे से अगले वर्ष एक नई योजना के रूप में बनाई जाए। रोलिंग प्लान का यही तात्पर्य होता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक आई थी, और इसमें जो था विकेंद्रीकृत विकास पर विशेष बल दिया गया। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य यह होता है कि जब केंद्रीय यहाँ सेंटर है, सपोज दैट यह मान लीजिए सेंटर है और यह ग्रास रूट लेवल है, अगर ऊपर से कोई योजना चल रही है तो इसे केंद्रीकृत कहा जाता है। पहली योजना से देखेंगे तो वह केंद्रीकृत योजना के रूप में थी, जबकि हमारी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है यहाँ पर हम लोग विकेंद्रीकृत योजना के रूप में लागू किए। और इसमें जो था वह नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ योजनाओं को बनाना चालू किए, क्योंकि नीचे से ग्रास रूट लेवल पर हमें सम्मिलित करना बहुत ही ज़रूरी था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। और इस समय भारत की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। 1991-92 में भारत के पास फॉरेन रिजर्व जो था वह $2.4 बिलियन था, जो कि समस्त अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नज़रिए से देखा जाए तो मामूली से 2 या 3 सप्ताह के लिए काफ़ी था। चूँकि किसी सप्ताह में कुछ आयात ज़्यादा हो जाता है, किसी सप्ताह में कम आयात होता है, तो अगर उस तरह देखें तो $2.4 बिलियन हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में था। तो इसलिए हम लोगों को IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा, और उस समय तमाम तरह का हमें गोल्ड भी गिरवी रखना पड़ा था मजबूरी में, तब जाकर हमको वहाँ से फंड रिलीज हुआ और कई प्रकार की हमें एग्रीमेंट भी करने पड़े। तो 1990 से 92 तक पुनः योजना अवकाश होता है, क्योंकि उस समय हम लोगों की आर्थिक क्राइसिस बहुत ही ज़बरदस्त थी, और आपका जो राजनीतिक अस्थिरता था देश में, प्रधानमंत्री लंबे समय से नहीं कोई सरकार चल पाई थी, उस समय गिर जाती थी। और उसी समय आपके राजीव गांधी जी का हत्या भी होता है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। आइए हम लोग आठवीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 था। और आपका सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 7th 5 ईयर जो प्लान था, इसी समय 24 जुलाई 1991 को LPG मॉडल लाया गया था। जब आप पहला मेरा वीडियो देखे होंगे, LPG मॉडल इसी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो इसके बाद जो था वह हम लोगों ने मानव संसाधन पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि UNDP और अन्य संस्थाएं जो थी वह मानव संसाधन को, UNO जो थी वह मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने लगी। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने अपना मुख्य फोकस, जो मुख्य बिंदु था हम लोगों का था कि मानव संसाधन का विकास,
लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जो स्किल है, कुशल, वह काम करने में कितना उनकी क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, उस पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया इस पंचवर्षीय योजना में। और इसमें हम लोगों ने टारगेट जो रखा था वो 5.6% का रखा था, जबकि हम लोगों ने बहुत अच्छा अचीव किया, 6.7%। आइए हम लोग अगले पंचवर्षीय योजना के बारे में जिक्र कर लेते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक यह चली थी। और इसमें जो था सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास एवं रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया। सामाजिक न्याय मतलब समाज में वह वर्ग जो अभी तक पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना, उनको उनके साथ न्याय करना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी हैं सारे उसमें इंक्लूड करना। और इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह 6.5% था, जबकि हम लोगों ने अचीव किया 5.5%। और इसी समय आप देखेंगे पोखरण परीक्षण होता है, जिसके तहत हमारे पर कई तरह के बैरियर अमेरिका द्वारा लगाए जाते हैं, उससे हमारा काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन हम लोगों ने न्यूक्लियर में जैसा नो फर्स्ट यूज, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस समय उन्होंने जब पोखरण परीक्षण किया, चूँकि 1974 में बुद्धा इस्माइल करके हमारा परीक्षण इंदिरा गांधी जी के समय ही हो गया था, लेकिन 1998 में जब परीक्षण हुआ तो उस परीक्षण के बाद हमारे जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने आए मीडिया के सामने और एक भरोसा दिया कि हम कभी भी अपने जो परमाणु हथियार है हमारे पास, उसको कभी भी पहले नो फर्स्ट यूज, मतलब कभी भी हम लोग पहले उसे यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। वर्तमान समय में उसमें पॉलिसी कई प्रकार की चेंज हो रही हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने उस समय औसत जो विकास प्राप्त किया था वह 5.5% प्राप्त किया था। आइए हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक यह चली थी। और इसमें रोजगार, ऊर्जा, कृषि और इसी समय ऊर्जा सुरक्षा की भी बात होने लगी। ऊर्जा सुरक्षा का यह तात्पर्य है कि आपको जितना उपभोग है उतना आप ऊर्जा प्रोवाइड हर समय के लिए कर सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, कहीं आपको डिपेंडेंसी कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी पड़े। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था यह 8% था, जबकि हम लोग औसत जो अचीव किए थे यह 5.5% किए थे। आइए हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से चालू होती है और 31 मार्च 2012 तक चलती है। और इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, तीव्र समावेशी की अवधारणा रखी गई, समावेशी विकास की अवधारणा इसमें रखा गया। मुख्य फोकस हमारा जो था वह इंक्लूसिव ग्रोथ था। इंक्लूसिव ग्रोथ का परिभाषा यही होता है कि जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति है उसे भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जो भी लाभ है उस तक भी पहुँचे। और इसमें जो हम लोग ग्रोथ रेट रखे थे वह 9% रखे थे। और हमारा जो अचीव हुआ था, औसत जो वार्षिक वृद्धि दर जो हासिल हुआ था वह 7.8% था। और इसी समय हम लोगों ने डबल डिजिट ग्रोथ की भी बात करने लगे थे। हमारे उस समय के जितने अर्थशास्त्री हैं उनसे आप सुनेंगे कि हम लोग वी आर गेटिंग डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब हम दोहरे अंक में भी हम ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी, लेकिन बीच में ही इसमें नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। आप जानते हैं कि मई 2014 में
वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, यह प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए जाते हैं और 15 अगस्त 2014 को लाल किला से अपना घोषणा करते हैं कि अब योजना आयोग के जगह हम लोगों को एक नए देखना चाहिए जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे और राज्यों के बीच मिलकर वह काम करे ताकि हम लोग विकास के और अग्रसर और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ सकें। तो आइए हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत विकास। हमारा विकास क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब जो वर्तमान समय में हम लोग भोग कर रहे हैं वो चीज़ अगली पीढ़ी के लिए हम लोग कितना सुरक्षित रख पाते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। और इसका जो हम लोग टारगेट रखे थे वह 8% रखे थे, जबकि हम लोग अचीव कर पाए थे वह 6.7% अचीव कर पाए थे। आइए हम लोग अपने नोटबुक संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। नोटबुक वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए और वहाँ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप होते हुए हमारे सारे टेस्ट सीरीज बीपीएससी, पीटी मेंस, यह 69वां मेंस हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें टोटल 10 टेस्ट हैं और यह जो 70वीं है जिसका 30 सितंबर 2024 में परीक्षा होने जा रहा है, यह भी हमारे यहाँ लॉन्च है और वर्तमान समय में इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और परीक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। और यूपी का जो RO है, यूपी PCS द्वारा जो RO चलाया जा रहा है कोर्स, वह भी आप इसी प्लेटफार्म से बहुत ही कम कीमत पर आप यह सब परीक्षाओं से जुड़ सकते हैं। और UPSC है, इसका भी हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। साथ में MPPSC का भी हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। यह सारे टेस्ट सीरीज आप बेहद ही कम कीमत पर, आपका रोज़ का जो चाय का खर्च होता है लोगों का जो बाहर रहते हैं, उससे भी कम कीमत पर हमारे आप टेस्ट सीरीज को मंथली जितना भी चाय का खर्च आता होगा उससे भी कम कीमत पर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।